औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, या यूँ कह लें कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, निज़ाम-ए-हज़ाम। तो उसमें हमने 2 हेडिंग डिस्कस कर लिए थे कि कौन कौन से अज़ा जो हैं वो निज़ाम-ए-हज़ाम में हिस्सा लेते हैं। तो निज़ाम-ए-हज़ाम जो है वो कंप्लीट होता है। तो हल के बाद हम अगला देखते हैं कि कौन सा जो अज़ा है वो निज़ाम-ए-हज़ाम में मदद देता है, तो हमारा ये निज़ाम कंप्लीट होता है। तो अगला जो है वो है खुराक की नाली। खुराक की नाली जो है ये एक उज़लाती नाली है। पहले तो बच्चे आप उज़लात को समझ लें। मेरा ख़्याल है कि आपको उज़लात का नहीं पता होगा। उज़लात जो है इसकी हम डेफिनेशन इस तरह से करेंगे कि हमारे जिस्म में जिल्द के नीचे गोश्त की जो तहें नज़र आती हैं उन्हें उज़लात कहते हैं, और उज़लात के अंदर फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत मौजूद होती है, और ज़िंदगी की तमाम हरकत उज़लात ही की मरहून मिन्नत हैं, या ज़िंदगी की तमाम हरकत जो हैं उज़लात ही की वजह से होती हैं। तो ये इसलिए कि मैं आपको बता रही हूँ कि उज़लात क्या हैं, यानी इसके अंदर फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत है। तो ये एक नाली है जो फैलती भी है और सिकुड़ती भी है। तो ये एक उज़लाती नाली है, खुराक की नाली, और ये नाली तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबी नाली है जो हल्क से मैदा तक जाती है। ये खुराक की नाली जो है इसकी मेजरमेंट अगर की जाए तो 25 सेंटीमीटर लंबी है, और ये जो है हल्क से हमारे मैदा तक जाती है, और ये नाली सांस की नाली के पीछे वाक़ है। हमने हल्क में 7 सुराख पढ़े हैं, खुराक की नाली का और सांस की नाली का। तो ये 2 नालियों के सुराख जो हैं, सांस की नाली और खुराक की नाली, ये हल्क से ही शुरू होती हैं, और खुराक की नाली जो है ये मैदा तक जाती है। तो ये सांस की नाली के पीछे है खुराक की नाली। अब इसको थोड़ा सा आप समझें कि ये सांस की नाली और खुराक की नाली जो हैं दोनों इकट्ठी हैं, और सांस की नाली आगे है और खुराक की नाली पीछे है। तो खुराक सांस की नाली के ऊपर से गुज़र कर जाती है खुराक की नाली में, तो फिर वो खुराक जो है हमारे मैदा में जाती है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि अगर हम 2 पेंसिल्स इकट्ठी ले लें, अपने हाथ में पकड़ लें, और दोनों पेंसिल्स को आगे पीछे रखें, बराबर बराबर नहीं, आगे पीछे, तो अगली जो पेंसिल है वो सांस की नाली है, और जो पीछे वाली है वो हमारी खुराक की नाली है। तो सांस की नाली के ऊपर से गुज़र कर खुराक ने खुराक की नाली में जाना है। तो ये दोनों फंक्शन एक साथ इकट्ठे नहीं होते। दोनों फंक्शन, दोनों काम कौन से? सांस लेने का और खुराक निगलने का। क्योंकि खुराक जो है अगर हम निगल रहे हैं तो हमारा सांस रुकेगी, अगर हम सांस ले रहे हैं तो खुराक रुकेगी। तो अल्लाह ताला ने सिस्टम किस तरह से बनाया, चूँकि ये खुराक की नाली सांस की नाली के पीछे वाक़ है, तो अल्लाह ताला ने सांस की नाली के ऊपर एक ढकना रखा है जिसे एपिग्लोटस कहते हैं। और ये एपिग्लोटस जो है जब हम खुराक को हल्क से नीचे उतारते हैं तो ये सांस की नाली के ऊपर आ जाता है, और ये किस्म का ढकना है, और ये सांस की नाली का मुंह बंद कर देता है, और खुराक इस एपिग्लोटस के ऊपर से स्लिप होकर हमारी खुराक की नाली में चली जाती है, और खुराक की नाली से मैदा में चली जाती है। यानी खुराक का अगर एक ज़रा भी सांस की नाली में चला जाए तो वो लंग्स में चला जाएगा, और इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत सिस्टम बनाया कि सांस की नाली के ऊपर एक ढकना रखा। जब हम खुराक को निगल रहे होते हैं तो एपिग्लोटस सांस की नाली का मुंह बंद कर देता है, और खुराक उसके ऊपर से होकर स्लिप होकर जो है खुराक की नाली में चली जाती है, और खुराक की नाली जो है वो उसके ज़रिए मैदे में जाती है। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है कि सांस की नाली के अंदर किसी चीज़ के जाने की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई खुराक का मामूली ज़रा भी चला जाए तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि अचानक जो है एक शदीद खांसी की कैफ़ियत शुरू हो जाती है।
खाना खाते हुए आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात लोगों को शदीद किस्म की खांसी आती है, उसे कहते हैं उच्छू आना। और वो उच्छू क्यों आता है कि हमारी खुराक का कोई रेज़ा जो है सांस की नाली के अंदर जाता है। सांस की नाली के अंदर सीलिया लगे हुए हैं पर जो ऊपर की तरफ हर वक्त हरकत करते हैं, वो गर्दो गुबार और थूक वगैरह को बाहर निकालते रहते हैं। तो इस तरह वो खुराक के ज़र्रे को भी बाहर निकालते हैं, जिस वजह से खांसी की कैफियत होती है और ख़ुराक का कोई ज़रा जो है वो सांस की नाली के अंदर नहीं जाने पाता। तो इस तरह से खुराक की नाली में जाती है और इसके उज़लाती दबाव की वजह से खुराक मैदा की जानिब बढ़ती है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की वजह से जो है हमारी सांस की नाली जब वो फूलती है तो उसका प्रेशर हमारी खुराक की नाली के ऊपर पड़ता है और खुराक की नाली जो है वो कभी प्रेस होती है, कभी जो है वो उसका दबाव हट जाता है, कभी वो सिकुड़ती है और कभी वो खुलती है। तो इस तरह से खुराक स्लिप हो कर हमारे मैदा में चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोमिक। मैदा क्या है? ये एक थैले की किस्म का सबसे ज़्यादा फूलने वाला उज़्व है। यानी मैदा जो है वो देखने में इसकी जिसामत ऐसी है जैसे कोई थैला हो। तो थैला ये इस किस्म का थैला है कि इसमें सबसे ज़्यादा फूलना जो है इसके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि सबसे ज़्यादा फूलने वाला ये उज़्व है। मैदा हाज़मे के अमल में अहम किरदार अदा करता है। जो खुराक हम खाते हैं वो हज़म होती है और जुज़्व बदन बनती है, तो उसके हज़म होने में जो है मैदा अहम किरदार अदा करता है। और जिसमें ग़ज़ा जो है ग़ज़ा का आर्ज़ी ज़ख़ीरा होता है, यानी आर्ज़ी तौर पर मैदे के अंदर खुराक जो है वो जमा होती है, रुकती है। और ये पेट के ऊपर के हिस्से के दरमियान छाती के नीचे ज़्यादातर जो है वो बाईं जानिब वाक़े है। यानी क्या है कि ये पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके दरमियान है और छाती के नीचे ज़्यादा जो है ये बाईं तरफ वाक़े है। मैदा 12 से 15 इंच लंबा होता है। यानी मैदा चूँकि ये थैले की किस्म का उज़्व है और इसकी अगर लंबाई देखें तो 12 से 15 इंच तक जो है वो होती है। और मैदे में जो है तकरीबन 2.5 किलो ग़ज़ा जो है वो आ सकती है। यानी एक वक्त में मैदे में तकरीबन 2.5 किलो ग़ज़ा जो है वो आ सकती है। और मैदे के ऊपर वाले हिस्से को जहाँ खुराक की नाली मिलती है, खुराक की नाली हल्क से निकली थी और वो मैदे की तरफ गई थी। अब वो मैदे के साथ जहाँ मिल रही है वो मैदे का हिस्सा जो है जहाँ खुराक की नाली मिल रही है नीचे से, ऊपर हल्क से निकल रही है, नीचे मैदे से मिल रही है और जहाँ मैदे से मिल रही है उस हिस्से को कहेंगे कार्डियक एंड। यानी मैदे के ऊपर वाले हिस्से को जहाँ खुराक की नाली मिलती है, मैदे का ऊपर वाला वो हिस्सा कार्डियक एंड कहलाएगा और निचले वाले हिस्से को पाइलोरिक एंड कहेंगे। यानी मैदे का ऊपर वाला हिस्सा जो खुराक की नाली से मिलता है वो कार्डियक एंड और मैदे का निचले वाला हिस्सा जो है वो पाइलोरिक एंड कहलाता है। बच्चे ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल में अक्सर आता है कि मैदे के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं और मैदे के नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं। कार्डियक वाले हिस्से से ग़ज़ा मैदे में दाखिल होती है, यानी कार्डियक एंड के ज़रिए से खुराक की नाली जो खुराक लेके आई थी हल्क से, वो खुराक की नाली जो है मैदे में दाखिल करती है और जो खुराक मैदे में जाती है तो ये तकरीबन 3 घंटे जो है खुराक मैदे में रहती है। यानी जो खुराक हम खाते हैं या खुराक हम चबाते हैं और चबा के जो हल्क से नीचे उतारते हैं तो ये मैदे में तकरीबन 3 घंटे तक खुराक रहती है। और ये 3 घंटे तक मैदा जो है खुराक को इसी तरह से बुलोता है जिस तरह से हम दही को बुलोते हैं और उसका मक्खन और लस्सी जो है वो अलग करते हैं। इसी तरह मैदा जो है खुराक को 3 घंटे तक वो बुलोता रहता है और खुराक का हज़म होने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। मैदे का हुज्म इंसान की उम्र और कदो कामत के बराबर होता है। यानी मैदे की जिसामत कह लें
मैदे की शेप कह लें, वो इंसान की उम्र के मुताबिक होती है और इंसान के कदो कामत के बराबर होती है। यानी कदो कामत से मुराद इंसान की हाइट है कि अगर छोटा बच्चा है तो उसका स्टमक जो है वो छोटा होगा और उसकी शेप भी छोटी होगी, उसका वज़न भी कम होगा। अगर जो है वो बचपन से निकलता है और लड़कपन में आता है उससे बड़ा हो जाएगा, अगर वो जवानी में आता है तो उससे बड़ा हो जाएगा। यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ हाइट बढ़ती है और हाइट के बढ़ने के साथ साथ हमारे तमाम अज़ाद जो हैं उनकी वो भी बढ़ते हैं। तो ये छोटे बच्चों का छोटा मैदा होगा, बड़ों का बड़ा होगा। तो मैदे का हुज्म इंसान की उम्र के मुताबिक और उसके कदो कामत के बराबर होता है। मैदे की 3 तहें होती हैं, यानी ये थैले की किस्म का उज़्व है और इसमें तकरीबन एक वक्त में 2.5 किलो तक खुराक आती है। और इसकी जो है ऊपर वाला हिस्सा कार्डिक एंड और निचले वाला हिस्सा जो है पाइलोरिक एंड कहलाता है। और कार्डिक एंड से खुराक मैदे में दाखिल होती है और मैदे में दाखिल होने के बाद तकरीबन 3 घंटे हज़म होने के लिए रुकती है। और मैदे का जो है हुज्म इंसान की उम्र और उसके कदो कामत के बराबर होता है। और मैदे की 3 तहें होती हैं। 3 तहों में सबसे नंबर 1 जो है ऊपर की तह, यानी जो सबसे ऊपर वाली तह है, ये एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। यानी जो मैदे की सबसे ऊपर वाली तह है वो एक पतली सी झिल्ली है और उस झिल्ली को पेरिटोनियम कहते हैं। नंबर 2 दरमियानी तह गैर इरादी उज़लात से बनी होती है। दरमियानी तह जो है वो गैर इरादी उज़लात से बनी। यहाँ फिर आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, उज़लात हमने पीछे पढ़ा किसे कहते हैं। तो गैर इरादी उज़लात ये नाम से ही ज़ाहिर है, ऐसे उज़लात जिनमें हमारा इरादा, हमारी मर्ज़ी, हमारी पसंद, हमारा शौक़, हमारी दिलचस्पी शामिल नहीं होती, वो खुद ब खुद उज़लात जो हैं वो हरकत करते हैं, उन्हें गैर इरादी उज़लात कहते हैं। तो इसकी मिसाल कैसे मैं आपको बताऊँ कि गैर इरादी उज़लात क्या हैं। जैसे हमारी आँखों का झपकना है, हम थोड़ी देर के लिए अपनी आइज़ को किसी साइड पे फोकस कर लें तो हमारी आइज़ जो हैं ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद झपक जाएंगी। तो ये क्या है, गैर इरादी उज़लात की हरकत है। तो इसी तरह हमारे मैदे की जो दरमियानी तह है वो गैर इरादी उज़लात से बनी हुई है, जो खुद ब खुद हरकत करती है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3, अंदरूनी तह खारदार होती है। खारदार कांटेदार, कांटों वाली, जैसे कांटे होते हैं ना, इस तरह उसकी शेप अल्लाह ताला ने बनाई है कि उसके ऊपर खारदार ऐसे होती है जैसे टावल की फर होती है। इस तरह से जैसे टावल की फर हमें नज़र आती है ना, तौलिए के बुर नज़र आते हैं, इस तरह जो सबसे अंदरूनी तह है मैदे की उसके ऊपर जो हैं वो बुर होते हैं और ये मैदे का अस्तर होता है। और इसकी अगर हम शक्ल देखें तो शक्ल में ये ऐसे होती है जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता, यानी ये शक्ल में हमें शहद के मक्खियों के छत्ते की तरह से दिखाई देती है। इस तह को खारदार आभार को, यानी वो खारदार उभार हैं, इस तह को जो खारदार तह है इसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन कि इसके अंदर बेशुमार गुदूद हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर गुदूद हैं और गुदूद जो हैं वो रतूबत छोड़ते हैं। रतूबत क्या होती है, रतूबत एक लेसदार पानी की फॉर्म का मादा होता है, उसे हम रतूबत कहते हैं। तो ये इसके अंदर बेशुमार गुदूद होते हैं। ये ग़िज़ा मैदा में दाखिल होने पर एक ख़ास किस्म की रतूबत खारिज करते हैं। यानी जैसे हमारी खुराक मैदा में जाती है, हमने पीछे पढ़ा कि खुराक मैदा में जाकर 3 घंटे तक रुकती है और मैदा उसे बुलोता है। तो जब मैदा इसे खुराक को बुलो रहा होता है तो उस वक्त म्यूकस मेम्ब्रेन के जो गुदूद हैं वो रतूबत खारिज करते हैं और वो रतूबत जो है उसको हम रतूबत मैदी या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और ये रतूबत जो है ये खुराक के साथ मिलती रहती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, जो जिसकी शक्ल शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह है, उसमें से गुदूद हैं वो रतूबत छोड़ते रहते हैं और वो रतूबत जो है वो खुराक के साथ शामिल होती रहती है और खुराक को हज़म होने में मदद देती है। इस तरह से हमारी खुराक का कुछ हिस्सा जो है वो
मैदा में ही हज़म होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अब पीछे हमने देखा कि खुराक हमने मुंह में चबाई और हल्क से हमने खुराक की नाली के रास्ते मैदे में उतारी और मैदे में 3 घंटे रही और मैदे ने अपना काम वहाँ किया, खुराक को बुलाया। और मैदे की 3 तहें हमने पढ़ी, उसमें हमने तहों के फंक्शन पढ़े कि क्या क्या तहों के फंक्शन हैं। अब 3 घंटे खुराक मैदा में रुकने के बाद वहाँ से आगे ट्रांसफ़र होगी और वहाँ से निकलेगी और वो कहाँ जाएगी? छोटी आंत में। तो छोटी आंत जो है ये मैदा के निचले सुराख पाइलोरिक एंड से शुरू होती है। ऊपर खुराक की नाली जो जिसने खुराक मैदे में डाली थी वो थी, उस हिस्से को, मैदे के उस हिस्से को ऊपर वाले को कह रहे थे कार्डियक एंड। अब 3 घंटे खुराक मैदे में रही और वहाँ से अब निकल के छोटी आंत में जाएगी। तो छोटी आंत और मैदे का जो जगह मिल रही है, जहाँ से मैदे से खुराक निकल के छोटी आंत में जा रही है, उस मैदे के निचले हिस्से को पाइलोरिक एंड कहेंगे। तो पाइलोरिक एंड से ही छोटी आंत जो है वो शुरू हो जाती है। ये आंत दर हकीकत बहुत लंबी है, यानी ये नाम तो इसका जो है छोटी आंत है, लेकिन हकीकत में ये आंत जो है बहुत लंबी है और इसकी लंबाई तकरीबन 2.4 मीटर होती है, यानी 2 मीटर और 4 सेंटीमीटर जो है ये लंबी होती है, लेकिन कहलाती ये छोटी आंत है। यानी लंबाई इसकी 2 मीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी जितने स्टूडेंट्स आपके दुपट्टे लंबे हैं इनसे थोड़ी सी कम, क्योंकि दुपट्टा आप तकरीबन हम यूज़ करते हैं 2.25 मीटर का या 2.5 मीटर का, तो ये जो है 2.4 मीटर है, दुपट्टे से थोड़ी सी छोटी है, लंबी है बहुत, लेकिन ये छोटी आंत कहलाती है क्योंकि ये आंत कुतर में कम और तंग होती है। यानी ये कुतर कहते हैं मोटाई को या गुलाई को। गुलाई में ये इतनी मोटी नहीं होती, तंग होती है। छोटी आंत के इब्तदाई हिस्से को ड्यूडिनम और 12 अंगुष्ठी आंत भी कहते हैं। इसका इब्तदाई हिस्सा कौन सा है? पाइलोरिक एंड से ये शुरू हो रही है मैदे के निचले हिस्से से, और उसी पाइलोरिक एंड से यहाँ ये शुरू हो रही है उसको इब्तदाई हिस्सा बोलेंगे। और इब्तदाई हिस्से का नाम क्या है? ड्यूडिनम। ड्यूडिनम भी हम इसे कहेंगे और 12 अंगुष्ठी आंत भी इसको हम कह सकते हैं। और इसकी लंबाई तकरीबन 25 सेंटीमीटर होती है। किसकी? ड्यूडिनम वाले हिस्से की, कि इसकी लंबाई ड्यूडिनम वाले हिस्से की तकरीबन 25 सेंटीमीटर। और इसको अगर हम देखें तो अंग्रेज़ी के हर्फ सी की मानद है। जिस तरह अंग्रेज़ी का लफ्ज़ हम सी लिखते हैं तो शेप में ये हमें अंग्रेज़ी के हर्फ सी की तरह ये शक्ल में दिखाई देती है। और ये जो ड्यूडिनम वाला हिस्सा है यहाँ पर पित्ता और लबलबे की नालियों के सिरे खुलते हैं। यानी जो ड्यूडिनम वाला हिस्सा है छोटी आंत का, वहाँ पर पित्ते की नाली खुलती है और लबलबे की नाली जो है वो वहाँ खुलती है। तो यहाँ जो सी वाला हिस्सा, सी मुड़ा हुआ, कि सी की शेप आप देखें तो हमें एक कर्व सा नज़र आता है, तो वहाँ पर जो है ये लबलबा और पित्ते की नालियों के सिरे खुलते हैं, जिसमें सफ़रा और लबलबे की रतूबतें जो हैं वो शामिल होती हैं। तो पित्ते से क्या चीज़ आ रही है? सफ़रा। सफ़रा की रतूबत जो है वो पित्ते से आ रही है, तो जिसमें सफ़रा और लबलबे की रतूबतें शामिल होती हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ा का ज़्यादा हिस्सा जो है वो ड्यूडिनम में हज़म होता है। यानी मैदे ने पहले उसे बुलोया था, उसको नीम हज़म का काबिल किया था, और वहाँ से निकल कर जो छोटी आंत में आई है, तो जहाँ लबलबे और सफ़रा की जो रतूबतें मिल रही हैं, असल में ये दोनों रतूबतें मिलकर ख़ुराक को हज़म होने में मदद दे रही हैं। और हमारी ख़ुराक का ज़्यादातर हिस्सा जो है छोटी आंत का इब्तदाई हिस्सा, जिसे ड्यूडिनम कहते हैं, उसमें हज़म होता है। छोटी आंत के दूसरे हिस्से यानी दरमियानी हिस्से को यूजुनियम कहते हैं और इसकी लंबाई जो है तकरीबन 2 मीटर है। तो यानी यूजुनियम वाला हिस्सा जो है वो तकरीबन 2 मीटर लंबा है, और आंत का आखिरी हिस्सा जो है उसको एलियम कहते हैं। पहले हिस्से को ड्यूडिनम, दरमियानी हिस्से को यूजुनम
और आखिरी वाले हिस्से को एलियम कहते हैं। छोटी आंत के अंदरूनी अस्तर म्यूकोस, जिस पर तौलिए की बुर की तरह लाखों छोटे छोटे उभार होते हैं। यानी छोटी आंत का जो अंदरूनी हिस्सा है अंदर वाला, जैसे हम किसी ट्यूब को देखें तो उसकी बाहर की शेप और है, तो अंदर उसकी अंदर से हम अगर उसे देखना चाहें तो चूँकि ये गोलाई में एक ट्यूब की तरह है, तो छोटी आंत के अंदरूनी अस्तर को म्यूकोस, अंदरूनी स्तर को बोलेंगे म्यूकोस। और वो म्यूकोस क्या है? म्यूकोस जो है उस पर तौलिए की बुर की तरह लाखों छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं, और ये ग़िज़ाइयत को जज़्ब करते हैं। यानी हमारी खुराक में जो ग़िज़ाइयत वाले हिस्से होते हैं वो यहाँ पर हज़म होते हैं, ये हज़म नहीं होते सॉरी, बल्कि जज़्ब होते हैं, खून में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है ये तकरीबन 1.80 मीटर लंबी उज़लाती नाली है। कहला बड़ी आंत रही है, लेकिन छोटी आंत से लंबाई में ये छोटी है, लंबाई इसकी कम है, यानी 1.80 मीटर लंबी उज़लाती नाली है। ये भी उज़लाती है, यानी फैलती और सिकुड़ती है। 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर ये लंबी है। इसकी गोलाई छोटी आंत से दुगनी मोटी होती है। छोटी आंत का कुतर हमने पीछे पढ़ा बहुत कम होता है, और ये कुतर में जो है वो मोटी होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक बटुआ सा लगा होता है। छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत से मिलती है, दोनों आपस में मिलती हैं, तो वहाँ पर एक जोड़ है। जैसे हम किसी दो चीज़ों को आपस में मिला के ऊपर से बांध दें तो वो जोड़ बनेगा। इसी तरह इन दोनों आंतों के, छोटी आंत का इख्तिताम है और बड़ी आंत का स्टार्ट है, उसका एंड है और उसका स्टार्ट है। तो इनके जो जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से मिल रही है उस जोड़ के ऊपर एक बटुआ सा लगा होता है, उस बटुए को सैकम कहते हैं। और उस सैकम के अंदर एक ढकना होता है जो खुराक को वापस जाने से रोकता है। फिर से समझें कि छोटी आंत और बड़ी आंत के मकाम इत्तिसाल पर, मकाम इत्तिसाल मिलने की जगह को कहते हैं। जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से मिल रही है वहाँ एक बटुआ सा बना होता है, वो जोड़ है, और जोड़ जो है उसको सैकम, उसके जोड़ पर एक बटुआ सा बना होता है जिसको हम सैकम कहते हैं। और उस सैकम के अंदर एक ढकना होता है। वो ढकना क्या करता है कि वो खुराक को वापस जाने से रोकता है। वापस किधर जाएगी? मैदा की तरफ। तो ये छोटी आंत की तरफ आएगी और छोटी आंत से मैदा की तरफ जाएगी। तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत का जो मिल रही है वहाँ पर एक जोड़ है, वहाँ पर उस जोड़ को सैकम कह रहे हैं, और वो बटुए की तरह से है, और उस सैकम के अंदर एक ढकना है, वो क्या करता है? खुराक को वापस जाने से रोकता है। बड़ी आंत के 3 हिस्से हैं। जैसे हमने मैदे की 3 तहें पढ़ी हैं, इसी तरह बड़ी आंत के 3 हिस्से हैं। इब्तदा यानी शुरू का हिस्सा जो है उसको सैकम कहते हैं, और दरमियानी हिस्से को कोलून, क्योंकि बड़ी और छोटी आंत जहाँ मिल रही है वो शुरू का हिस्सा है बड़ी आंत का, उसको हमने सैकम कहा। और दरमियानी हिस्से को कोलोन कहेंगे, और आखिरी हिस्से को रेक्टम कहेंगे। यानी बड़ी आंत के 3 हिस्से हैं, पहला हिस्सा सैकम, दूसरा हिस्सा कोलोन, और तीसरा हिस्सा जो है वो रेक्टम कहलाता है। बड़ी आंत के आखिरी हिस्सा में फुजला होता है, यानी हमारी खुराक के कारंद हिस्से जो हैं, ग़िज़ाइयत वाले हिस्से छोटी आंत में जज़्ब हो जाते हैं, और बाकी बचता है फुजला वगैरह। तो बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में फुजला पाखाना होता है, और गैर हज़म शुदा ग़िज़ा को फुजले की सूरत में ये ख़ारिज करती है। क्योंकि हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी जो है वो एक मशीन की मानद है। जिस तरह से मशीन में पेट्रोल डलता है और वो मशीन जो है चलती है, तो उसके नाकारा ऑयल को ज़ाया किया जाता है। अगर उसको मशीन से नहीं निकालते तो मशीन ख़राब हो जाती है। इसी तरह हमारे जिस्म के जो है वो एक मशीन की मानद है। तो इसका कारामद जो हिस्सा है ग़िज़ा का वो खून में जज़्ब हो जाता है, और नाकारा हिस्सा जो है फुजला और पेशाब की सूरत में वो ख़ारिज होता है। तो इस तरह या गैर हज़म शुदा ग़िज़ा
यानी जो हज़म नहीं हुई होती। तो क्या है कि बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में फुजला होता है और गैर हज़म शुदा ग़िज़ा को फुजले की सूरत में ख़ारिज करती है, उससे मक़द कहते हैं। यानी आखिरी हिस्सा जो है मक़द कहता है। जब वो खुलता है तो हमारी बॉडी का नाकारा हिस्सा यानी खुराक का नाकारा हिस्सा, सॉरी बॉडी का नहीं, खुराक का नाकारा हिस्सा जो है वो फुजले की सूरत में मकस से खारिज हो जाता है। तो इस तरह से कारआमद हिस्से खुराक के हैं जो हैं वो छोटी आंत में ही हमारे खून जज़्ब हो जाते हैं और वो खून में शामिल होकर हमें जो है ताकत और तवानाई पहुंचाते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो चलती रहती है। जितनी खुराक अच्छी हम लेंगे उतना ही हमारी बॉडी जो है वो बेहतर तौर पर काम करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।